स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत साल गुजरे, बहुत दूर एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा, ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही जतन से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में जहां घोड़ों की कमी हो वहां जाकर बेच दो। एक एक घोड़ा 100 अशर्फियों में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहां जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ तो संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा कीमत मिल जाए। अर्जुन ये बात सुनकर इस ख्याल से फूला ना समाया कि नई नई जगहें उसे देखने को मिलेगी, खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही इसके बाप ने सलाह देते हुए कहा, बेटा, ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां पर बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए वो वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफ़ी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से पूछा कि आखिर बताइए तो कि आप जब ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस हुए अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से ये देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहने सहने का ढंग भी देखेगा। इस तरह यह बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहां पर पहुंचे थे। वो रात हमने एक सराय में बसर की। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि ये वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब तो मुझे फिक्र होने लगी कि जल्दी जल्दी से यहाँ से चला जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह दे रहा था, मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि उसके वहां पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था, मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा सराय में उस जगह पर चला गया जहां उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उसकी पत्नी की नाक में उड़कर चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। देखते ही देखते वहां पर लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया और हर आदमी उसी आदमी की तरफदारी कर रहा था। साथ ही वो भीड़ मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे तो होशो हवास जाते रहे। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहां से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप की इस हालत को देखकर बहुत ही दुख हुआ। इसीलिए अर्जुन ने अपने बाप को विश्वास दिलाया कि आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहां पर तुम्हें कोई ना कोई मजबूत किश्ती वाला मिल जाएगा और इस तरह से कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी।
जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। अर्जुन ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सर छुपाने की जगह ना मिली। अर्जुन करीब के एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वो बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि क्योंकि वह अब पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, इसीलिए उसे ख्याल आया कि शायद ये वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि जरा देखा तो जाए कि वह अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानियां उसने सुनी हैं वो कैसी है और वहां कैसे लोग रहते हैं। वो पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसका और अर्जुन लुढ़कता हुआ उसी गांव में आ गिरा। इसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने जब अर्जुन को गिरते हुए देखा तो उसके करीब आ गया। अर्जुन कपड़े झाड़कर जल्दी से उठ बैठा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हाल चाल पूछते हैं। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा था कि वो बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात ये थी कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था और वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था। कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां पर आ गए और वो लोग किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया कि बूढ़े के यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और इसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसको बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वह मेंढक की मौत पर इस तरह से दुखी हो रहा है। इसके बाद गांव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बौखला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वहां से चला जाए। इसने लोगों से पूछा कि बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए। बूढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। एक मेंढक के बदले घोड़ा? अर्जुन ने नाराज होते हुए कहा कि एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब वो बूढ़ा कहने लगा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहां से चला गया। अब इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वह काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा कि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए ताकि उससे गुजरकर वो पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद वह एक गांव में आ पहुंचा। अर्जुन का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वह गांव में गया और एक दरवाजा खटखटाया। उस घर में से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ पानी जितना चाहे पी सकते हो। असल में तो पेट ही भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वो पानी से ही भरा जाए। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने इसका धन्यवाद किया और फिर चलने को हुआ कि तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही अर्जुन ने उसे अपने गांव और अपने पिता का नाम बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहां पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशर्फियां मांगी थी और वह राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा
तो मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा। मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो। मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। मैं तुम्हें 200 अशर्फियां देने को तैयार हूँ, साथ ही 20 अशर्फियां ब्याज की भी दे दूंगा, मगर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। अर्जुन अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। और फिर बेचारा अर्जुन घोड़े को वहीं पर छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द हो रहा था। दिल से भी वो बहुत ही दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि इस बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। उनको खेलता हुआ देखकर अर्जुन के मन में भी आया कि वह भी अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। वो उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी अर्जुन से कहने लगा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी कहने लगा, भाई, अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो उसकी एक शर्त है, और शर्त ये है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताया गया कोई भी काम करना होगा। और फिर वो आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन को लगा कि शायद वो आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। अर्जुन तुरंत इस बात पर राजी हो गया और फिर वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और वो हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी किए देता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तुड़वाना चाहता हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम है, और वो काम ये है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होगी। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। वो कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने कहा, मैं वो सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशर्फियां दे दो। अर्जुन कहने लगा, भाई, मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक नौजवान आ गया। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। वो डरता था कि कहीं वो किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वो अजनबी नौजवान अर्जुन से बार बार पूछने लगा। देखने में वो आदमी एक भला इंसान मालूम पड़ता था। अर्जुन ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह से उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए, और फिर अब ये आदमी मुझे शतरंज में हराकर मुझसे 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहता है। उस नौजवान ने सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ, और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को क्या रह गया है, वो चलने को तैयार हो गया। अब वो तीनों लोग, अर्जुन, वो नौजवान और तीसरा आदमी, राजा के महल की तरफ चल दिए। अर्जुन और वो नौजवान दोनों काफी आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी
उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तब उस नौजवान ने मौका पाकर अर्जुन को धीमी आवाज में सब कुछ सिखा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे आ रहा तीसरा आदमी उन दोनों की इस योजना से बिल्कुल अनजान था। रास्ते में अर्जुन और उस नौजवान ने एक मेंढक पकड़कर अपनी जेब में छुपा लिया। अब वो तीनों राजमहल में पहुंचे। तब अर्जुन ने अपनी शिकायत राजा के सामने रखी कि किस तरह से गांव के 2 लोगों ने उससे उसके 2 घोड़े ठग लिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो मेंढक जो अर्जुन के नीचे दबकर मर गया, उसे वो अपना बेटा मानता था, जिसे उस बूढ़े ने बड़े ही प्यार से पाला था। तो अर्जुन ने झट से अपनी जेब में से एक मेंढक निकालकर उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिया और कहने लगा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इस मेंढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ और ये बूढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरे और इस मेंढक को कुचल दे। इस तरह से इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे विचार से ये बिल्कुल सही न्याय है। बूढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। बूढ़े ने जब ये सुना तो चुपचाप उसने घोड़ा अर्जुन के हवाले किया और वहां से चला गया। अब उस एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उस आदमी ने अपना पक्ष राजा के सामने रखा तो अर्जुन कहने लगा, हजूर, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को बहुत से अजीब अजीब से शौक है। उनमें से एक शौक ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इस एक आंख वाले आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर मैं इसकी आंखों की जोड़ी की दूसरी आंख तभी तलाश कर सकता हूँ जब मुझे ये अपनी एक आंख भी दे दे, ताकि मैं इसकी आंख को ले जाकर वहां पड़ी हुई सैकड़ों आंखों में से इसकी आंख से मेल खाती हुई दूसरी आंख लेकर आऊं। राजा एक बार फिर से कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। राजा का इतना कहना था कि उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को उसका घोड़ा वापस किया। अब उसे अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब बारी थी उस तीसरे आदमी की जिसने शतरंज के खेल में अर्जुन को हराया था। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैंने अर्जुन नाम के इस आदमी को शतरंज के खेल में हराया है और शर्त के मुताबिक अब इसे समंदर का पानी निकालकर समंदर को खाली करना होगा, या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होगी। तब अर्जुन ने कहा, हजूर, मैं समंदर का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहिए कि ये एक काम करे, समंदर में बहकर आने वाली नदियों का पानी ये पहले रोक दे। इसके बाद ही मैं समंदर को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समंदर खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि ये उन नदियों को समंदर में गिरने से रोके। इसके बाद ही समंदर को खाली किया जा सकेगा। अर्जुन की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और एक बार फिर से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस आदमी को पहले जाकर समंदर में गिरने वाली नदियों को रोकना होगा। अब तो इस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो चुकी थी। वो सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद अर्जुन और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब तुम्हें कोई और बेवकूफ ना बना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते अर्जुन की नजर अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी, तो उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अब अर्जुन को ये पता चल चुका था कि ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वह ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया था, वे अब मर चुके हैं और तब से वो बेचारा इसी मौके में है कि कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच में रहकर वो इनके तौर तरीके जान गया था और जानता था कि कैसे इन ठगों से निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया
बड़े बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन स्वभाव से बड़ा ही मिलनसार और दूसरों की सहायता करने वाला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसका कोई परिवार था और ना ही कोई रिश्तेदार। गांव के सभी लोग रतन को बहुत ही पसंद करते थे। शक्ल सूरत से रतन बहुत ही सुंदर था। वह जिससे भी एक बार मिल लेता तो मिलने वाले पर अपना असर छोड़ देता। इसके अलावा रतन में एक खूबी और थी। उसे गाने बजाने और संगीत का बहुत ही शौक था। चाहे ढोलक हो, सितार हो या बांसुरी, हर तरह का वाद्य यंत्र बजाने में वो माहिर था। साथ ही साथ उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी आदमी उसका गाना एक बार सुन लेता तो मंत्र मुग्ध हो जाता। गांव में जब भी कोई खुशी का मौका होता तो रतन को वहां पर जरूर बुलाया जाता। अपने इस हुनर के कारण रतन की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रतन के गांव में एक शादी का समारोह था, जिसमें राज्य की राजधानी कौशलपुर से एक व्यापारी वहां पर आया था। उस व्यापारी ने इस मौके पर अपने नगर कौशलपुर की ऐसी तारीफ की कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके मन में कौशलपुर नगर देखने का शौक पैदा हो गया। अब रतन के मन में भी ये इच्छा जाग उठी थी कि जिस तरह से भी हो कौशलपुर नगर अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह यात्रा का खर्च उठा सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रतन ने गांव में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब 100 अशर्फियां इकट्ठी हो गई थी। उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही इस धन को लेकर राज्य की राजधानी कौशलपुर नगर की सैर कर सकता है, वहां पर कुछ समय बिता सकता है। एक दिन रतन को पता चला कि उसके गांव के कुछ व्यापारी कौशलपुर नगर की ओर जा रहे हैं। रतन ने भी अपना सामान बांधा और उन व्यापारियों के काफिले के साथ हो लिया। जब रतन कौशलपुर राज्य पहुंचा तो वहां एक सराय में ठहर गया। इसके बाद वो कौशलपुर नगर को देखने के लिए निकल पड़ा। इस बड़े नगर में ऊंचे ऊंचे मकान थे, बाजारों में रौनक थी। नगर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। रतन को कौशलपुर नगर का इलाका इतना पसंद आया कि वो दिन भर वहीं पर घूमता रहा। शाम को वह वापस अपनी सराय में आया, खा पी कर सो गया। इस तरह से रतन ने कौशलपुर नगर में काफी दिन बिताए। रतन के साथ जो व्यापारी आए थे वे अब वापस जाने लगे थे, तो उन्होंने रतन को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर रतन का मन अब कौशलपुर नगर से वापस जाने का नहीं था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारियों का काफिला वापस लौट गया। अब रतन के पास जितनी भी धनराशि थी वो सब खर्च हो चुकी थी। हालत ये हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जब भूखे मरने की नौबत आई तो रतन पास के ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। 2 दिन तक रतन इसी मंदिर में बैठा रहा। फिर मंदिर में आने वाले लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम उसे देना शुरू कर दिया। ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि मंदिर में आने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। एक दिन उस व्यापारी ने रतन से उसका हालचाल पूछा और कहने लगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह के रहने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे रहन सहन और बोलचाल से ये मालूम होता है कि तुम कौशलपुर नगर के तो नहीं हो। तुम्हारी बात करने के तरीके और शिष्टाचार से ये पता चलता है कि तुम किसी अच्छे परिवार से हो। रतन ने जब उस व्यापारी से अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना इस व्यापारी के साथ एक चाल चली जाए, क्यों ना बजाय इसको अपनी सच्चाई बताने के मैं अपने खानदान के बारे में इसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दूं, ताकि इसकी नज़रों में मेरी इज्जत और भी बढ़ जाए। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहने से हो सकता है मेरा कुछ फायदा भी हो जाए। ये सोचकर रतन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आंखों में आंसू भर लाया। कहने लगा, श्रीमान आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए किसी दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाता। मैं बहुत ही खुश हूँ
कि आपने मेरी असलियत को पहचान लिया। बात यह है कि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक खानदान से हूँ। मेरा गांव प्रीतमपुर है। मैं वहाँ के सेठ गुलाब चंद का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता अपने इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे गांव से व्यापारियों का एक काफिला कौशलपुर नगर में व्यापार के लिए आया था। अब क्योंकि मुझे भी कौशलपुर नगर में व्यापार करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर उन व्यापारियों के साथ यहाँ पर चला आया। मेरे कुछ ऊंट और नौकर भी मेरे साथ थे। जब हमारा काफिला कौशलपुर नगर के पास ही पहुँचने वाला था तो लुटेरों के एक दल ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। हम सभी का सारा माल वे लोग लूट कर ले गए। साथ ही साथ उन्होंने काफिले के व्यापारियों, मेरे नौकरों और मुझे भी खूब मारा पीटा। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर कौशलपुर में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी यहाँ पर किसी से जान पहचान नहीं थी और लाचार होकर मैं इस मंदिर में आकर बैठ गया। जब कोई मेरे गांव से व्यापारियों का काफिला यहाँ पर आएगा या यहाँ से कोई काफिला मेरे गांव जाएगा, तब ही मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। जब तक ऐसा कोई मौका नहीं आता, मैं आप जैसे लोगों की दया पर ही निर्भर हूँ। व्यापारी ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, अरे नौजवान, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम एक बार फिर से पहले की ही तरह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो। ये कहकर वो व्यापारी, जिसका नाम मनसुख था, रतन को अपने घर में ले आया। मनसुख जब रतन को अपने घर पर ले आया तो उसकी खूब खातिरदारी की गई। मनसुख के घर पर काफी नौकर चाकर थे। जब रतन को वहां पर रहते हुए 3 दिन बीत गए तो एक शाम की बात है, व्यापारी का एक नौकर रतन के पास आया और उसे मकान के एक एकांत कोने में ले जाकर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे सेठ जी तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारा सेठ एक बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। उसे मेरी हालत पर दया आ गई, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर ले आया। नौकर कहने लगा, तुम बड़े भोले हो भाई, असल बात तुम्हें मालूम नहीं है। बात यह है कि हमारे सेठ जी की एक बड़ी ही सुंदर बेटी है, जिसके लिए वो काफी समय से कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सेठ जी को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उनको और उनकी बेटी दोनों को पसंद आ जाए। जो लड़का सेठ जी पसंद करते हैं उसे उनकी बेटी मना कर देती है, और जो लड़का बेटी को पसंद आता है उसके लिए सेठ जी राजी नहीं होते। इस तरह से कई रिश्ते टूटने के बाद भी सेठ जी की बिटिया अभी तक कुंवारी है। मुझे लगता है कि जरूर सेठ जी को तुम अपनी बेटी के योग्य लगे हो, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ लेकर हवेली पर आ गए हैं। वो तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते होंगे। रतन ने जब ये सुना तो मन ही मन वो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वो नौकर से कहने लगा, अरे भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे सेठ जी ने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो भाई, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर नौकर वहां से चला गया। नौकर के जाने के बाद